नो डाउट कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग की अनाउंसमेंट इस साल की स्टार्टिंग में कर दी, जिसको इम्प्लीमेंट भी किया और इस साल ख़त्म होने से पहले उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया। सो आज के वीडियो में यही डिस्कस करने जा रही हूँ क्या इम्पैक्ट बढ़ा है इनसाइड कनाडा में, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है, और कनाडा की इमेज पे क्या इम्पैक्ट हुआ है जिसको एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री कंसीडर किया जाता है। तो वीडियो ने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, अंत तक इसको ज़रूर देखिए, दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ताकि कनाडा की तरफ से जितनी भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है उसमें उन्होंने काफ़ी डीमोटिवेट किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अभी कम स्टूडेंट्स अप्लाई करने का प्लान करें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लाखों में स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे। इवन इंडिया की ही बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पंजाब से ही नहीं, गुजरात से, केरला से, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो अप्लाई कर रहे थे, चाहे वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं या पीआर के लिए लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन कनाडा की तरफ से कैपिंग हो गई है तो उस चीज़ को सिर्फ इस साल की कैपिंग तक ही कंसिडर नहीं किया जा सकता। मार्क मिलर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आने वाले सालों में, अगले 2 साल में 10% का रिडक्शन और ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट डिसअपॉइंट दिखे हैं, इसीलिए उन्होंने अप्लाई कम किया। वो ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़ को सर्च कर रहे हैं जहाँ पर जाके वो अपना स्टडी कंप्लीट करें और फर्दर उनको अपना फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट नज़र आए। तो इसके कारण जो कनाडा को एज एन इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री माना जाता था, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक पाथवे था, वहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेते थे, उसके बाद पीआर अप्लाई करते थे, तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिल जाता था। मतलब जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका उनको वापसी मिल जाती थी, और वो एक स्टेटस भी बन जाता था लोगों में कि कनाडा में जाके उन्होंने अपना पीआर लिया। लेकिन इस टाइम पे वो जो कनाडा की रेपुटेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो काफ़ी जो लाइक नेगेटिव चीज़ देखने को सामने आई है। इसी के साथ अगर इनसाइड कनाडा की बात करें तो अलग अलग प्रोविंसेस में ओंटारियो एक ऐसा प्रोविंस देखा गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने जाते हैं। और ओंटारियो एक मैग्नेट का काम करता है, उसकी मेन जो चुंबक है ना वो है ब्रैम्पटन टोरंटो, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चाहे वो +2 के बाद जाएँ या वो ग्रेजुएशन के बाद जाके पढ़ना चाहिए सब, लेकिन सबकी चॉइस एक ब्रैम्पटन या टोरंटो रहती है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे है। तो इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं वहाँ पर भी। ऑलरेडी अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने जा रहा है, जिसकी जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ $1.2 बिलियन इन द अपकमिंग ईयर्स। लेकिन जो ओंटारियो की काउंसिल ऑफ ओंटारियो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसने बोला कि 2024-25 में ये $300 मिलियन रहेगा। तो इतना ज़्यादा लॉस जो होने जा रहा है, चाहे इसके लिए 1.2 बिलियन जो ओंटारियोज मिनिस्टर ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिल डनलप, उन्होंने इतना अमाउंट देने की बात की है ताकि कॉम्पनसेशन उनको किया जाए। एमरजेंसी फंड वो देने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल लॉस तो होना ही होना है। इसके कारण अभी यूनिवर्सिटीज़ या जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैनिका पॉलीटेक्निकल कॉलेज की, जिसने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना जो मरखम वाला कैंपस है उसको टेम्पररीली क्लोज कर रहा है और ऑपरेशंस उसके होंगे टोरंटो वाले कैंपस में। अब देखते हैं बाकी और कॉलेजेस क्या सामने लाते हैं। इसी कारण जो एक्शन लिया है सैनिका ने, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डैविड, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि डन वर्स्ट, मतलब ये जो भी काम हुआ है डन रियल डैमेज, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं और उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है। और इसी कारण ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह ये चीज़ क्रिटिसाइज हो रही है, स्पेशली अमंग एजुकेशन प्रोवाइडर्स, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है ना ये पॉलिटिकल ज़्यादा है, ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच कम है। क्योंकि अगर हाउसिंग क्राइसिस है, बाकी प्रॉब्लम्स है, तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करके ख़त्म नहीं होती, और भी एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसी कारण हो सकता है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आने वाले टाइम में अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको ट्रिम करे या कुछ प्रोग्राम्स को टेम्पररीली क्लोज कर दे। इसी कारण स्टूडेंट सर्विसेज बहुत ज़्यादा मिलती हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि ऐसे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बना होता है, अलग एरिया होता है। लाइक वहाँ पर जाके वो अगर उनको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर
रिज्यूम बनाना है या उनको जॉब के लिए कुछ पूछना है, और तो ये सारी सर्विसेज स्टूडेंट्स को मिलती रहती हैं। लेकिन हो सकता है ये जो सर्विसेज हैं कम कर दी जाए या कहीं पे बंद भी हो सकती हैं। इसी के साथ काफ़ी ऐसे कॉलेजेस थे, जब ये बात हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग की, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हाउसिंग के लिए भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, मीन्स अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस दें, तो उसके लिए उनको ऑब्वियसली एक्सपैंड करना था, कंस्ट्रक्शन करवाना था। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन किस काम का, इसीलिए कंस्ट्रक्शन बंद करने की बात भी सामने आ रही है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका रेपरकशन तो होना ही था। ये तो भी शॉर्ट टर्म है ना, लॉन्ग टर्म भी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि लोकल बिजनेसेस भी सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। वो कैसे सफ़र कर सकते हैं? सबसे पहले अगर बात करें, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है तो कोई भी इंसान कहीं पर भी रहने जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कपड़ा ले जाएगा अपने साथ, लेकिन रोटी और मकान वो तो उनको वहीं पे ही चाहिए ना। अब खाने के लिए ग्रोसरी, रहने के लिए जो रेंटल हाउसेस होते हैं, और उसी के साथ उनको ट्रैवल भी करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन 3 चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ऑब्वियसली डिपेंड करती हैं। रिमोट एरियाज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस उनकी रहती है। अगर जिन भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन जो है वो रिमोट एरियाज़ में है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट होएगा, लोकल बिजनेस सफ़र करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे जाके, तो लोकल बिजनेसेस को वर्कर्स भी मिल जाते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होती है। तो इस केस में उनके लिए ऑप्शंस और कम हो जाएंगे। तो एक तो बिज़नेस गया, दूसरा वर्कर्स भी नहीं उनको प्रॉपरली मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस लोकल बिजनेस को भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसी के साथ अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? लैक ऑफ स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स जो है, तो उसका कमी कनाडा को देखने में मिल सकती है। क्योंकि देखो, अब जो ग्रेजुएट होते हैं कनाडा से, तो वहीं पे काम करते हैं। ऑब्वियसली जब वो स्किल्ड होंगे, अपनी स्किल्स उसी इकोनॉमी में जो जहाँ से उन्होंने सीखी है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पर देंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो पीआर अप्लाई करते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, तो कनाडा को स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाती है। एक तो बंदा कनाडा में गया, उसने अपने पैसे भी खर्चे, एजुकेशन भी ली, उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस भी उस इकोनॉमी को दी, वहाँ की कंपनी को दी। तो इस केस में कनाडा के पास जो उनके पास ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हैं, स्किल्ड वर्कर उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनकी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने जा रहा है। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स रही जो मैंने आपसे अपडेट शेयर की है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या चीज़ें इस टाइम पे कनाडा में हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा इम्पैक्ट है, आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद कि वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर।